हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, फुल जोश में आए हो? यस, ठीक है। अरे बाप रे, देखो ये क्या हो गया। अहे भगवान। चलो, आ जाती हूँ मैं वापस। कैसे हो सब? सब ठीक? एकदम बढ़िया है ना? सबकी हेल्थ वेल्थ सब एकदम मस्त टकाटक ठीक है। चलो, अब देश तो लड़ रहा है कोविड से और हम लड़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। लेकिन आज इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है पार्ट 3, जहां हम खत्म कर लेंगे हमारा पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट करके फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब याद करो, देखो हमने ना ऑलरेडी इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स का एनसीईआरटी हाईलाइटर कर लिया। अब उसके बाद ये हमारा तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बार इसका हाईलाइट हो जाए तो हमारे मेजर चैप्टर्स जो है ना उसका हाईलाइट हम धीरे 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 खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते आज के सेशन को। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले क्या नीट का क्रैश कोर्स, नीट क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं हम। 10,000 की फीस है, 7,000 में मिलेगा। लेकिन क्या मिल रहा है यार 7,000 में, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो उसी के लिए ये रहा आपका ओवरव्यू। क्रैश कोर्स का ओवरव्यू कुछ ये था कि हम उसमें नीट मेन सिलेबस खत्म कर रहे हैं इन 120 सेशंस, 120 सेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों खत्म हो रहा है। तो किस चीज का इंतजार है यार? पूरा सिलेबस पढ़ा रहे फिर बस डाउट आएंगे तो क्या करूं? ऑनलाइन किससे डाउट पूछूं? अरे वो टीचर के पास तो इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, कैसे डाउट सॉल्व होंगे? अरे भाई है ना उपाय, 8 AM से 11 PM के बीच में कभी भी डाउट ऐप पे डाउट एक्सपर्ट्स को डाउट पूछ लो, इमीडिएटली आंसर्स मिल जाएंगे। पर टेस्ट तो 10 फुल टेस्ट है, 10 पार्ट टेस्ट है। टेस्ट भी हो गया आपका, ताकि आप हो जाओ एकदम एग्जाम रेडी। और कुछ कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट है उसका, तो उसके लिए मिलेंगे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आप नीट 2021 इजीली क्रैक कर पाओ। ठीक है, और हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप कभी चेक कर लो वेदांतुक में कितने बच्चे हैं जिनको AIR टॉप 10 में आए हुए हैं। ठीक है, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। AIR 1, AIR 4, AIR 7, ये सब आया हुआ है भाई वेदांतु में। तो वेदांतु से पढ़ के कोई मतलब ऑल इंडिया रैंक तक ला सकता है, 1, 2, 4 एक्सेट्रा। तो भाई आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज में? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं, फिर क्या चीज की देर है? देखो ऑलरेडी 3 बैचेस एकदम फुल स्विंग में शुरू हो चुके हैं। 22 मार्च से कुछ लोगों ने तैयारी शुरू की है, कुछ लोगों ने 5 अप्रैल से, कुछ लोगों ने 12 अप्रैल से। अब आप बचे हो 19 अप्रैल से ऑलरेडी चौथा बैच शुरू हो चुका है। तो अब देर ना करो, क्योंकि ये बैच गया फिर 5वां बैच शुरू होगा कि नहीं ये भरोसा नहीं है बेटा। तो कम बैक करना है तो ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आपके सामने कूपन कोड है। क्या है कूपन कोड? BMCC। 30% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है 7,000 में पूरा क्रैश कोर्स। 2,000 वाला जो टेस्ट सीरीज था वो भी इसमें इंक्लूडेड है, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब इसी के साथ देखो, आप और हम मिले ऑन वेदांतु नीट मेड इजी, तो इसको सब्सक्राइब करना भूलोगे क्या? नहीं ना, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को कर लो हिट, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे और इसी तरीके से रिलैक्स होकर हम अपना सिलेबस खत्म करते रहे। अगर आपको हमारे सारे PDF नोट्स चाहिए, अगर आपको सारे अपडेट्स YouTube पे नहीं चाहिए, टेलीग्राम पे चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, स्क्रीन पे भी टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लो। अब कमिंग नेक्स्ट, शुरू करते हैं हम पेज नंबर 34 से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 33 पे खत्म किया था। अब 34 पे जब हमने पॉलिनेशन खत्म कर लिया, ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले वाले सेशन में हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड गैमेट्स बना लिए थे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बना लिए थे। उसके बाद वाले सेशन में हमने फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट को पहुंचाने का काम किया था, मतलब पॉलिनेशन। तो इन दोनों का मिलन करवा दिया हमने सेकेंड सीजन में। अब आज है तीसरा सीजन, इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने देखा कि पोलन ट्यूब जो था वो एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले उसमें थे 2 मेल गैमेट्स और जहां वो एंटर कर रहा था वो था सिनर्जिड, तो ये सिनर्जिड था। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स,
पोलन ट्यूब क्या करेगा, बर्स्ट होगा और रिलीज कर देगा 2 मेल गैमेट। तो ये दोनों भी मेल गैमेट को वो रिलीज कर देगा और यहां से वो हो गया था बर्स्ट। सिंपल। उसमें से एक मेल गैमेट कहां जाएगा, एग की तरफ, और एग की तरफ जाते ही एग और मेल गैमेट मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉयड सेल नोन एज जाइगोट। ठीक है, फिर दूसरा मेल गैमेट, ये भी भागेगा, भागो 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 भागो, और कहाँ जा रही है, दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये तीसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, तो तीन तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये देखो, ये था ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल था उसको आपने बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और ये जो आपका डीजेनरेटिंग सिनर्जिड था ये तो मर जाएंगे, और ये जो था ये था जाइगोट, एग बन चुका है जाइगोट। क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था, तीन तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे, ट्रिपल फ्यूजन। तो दो दो फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो, एक था ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी, और एक था ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो दो फर्टिलाइजेशन होता है, हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखता है और सारे एंजियोस्पर्म में दिखेगा। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर। अब आगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो सेंट्रल सेल से बना था वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा, और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये देखो, ये जाइगोट था, जाइगोट आगे जाके क्या बन रहा है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। तो धीरे 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 जाइगोट एम्ब्रियो बनते जाएगा, और कुछ सेल्स होंगे यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे सस्पेंसर, जहां एक सेल तो ऐसा होगा जो न्यूट्रिएंट सक करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा एम्ब्रियो ये देखते हैं। तो हमने बोला शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सी चीजें बदल जाएगी, जैसे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा एंडोस्पर्म, जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो, जैसे कि ओव्यूल जो था वो बन जाएगा सीड, और ओवरी जो था वो बन जाएगा फ्रूट। तो ये सारे इवेंट्स, एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल जिनके अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों थे उसका सीड बनना, ओवरी जो ओव्यूल के बाहर था उसका फ्रूट बनना, इन सारे इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म, जाइगोट क्या बन जाएगा, तो हमने बोला जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो, ओव्यूल जो था वो बन जाएगा सीड, और ओवरी जो था ये बन जाएगा फ्रूट। ये हुई ना बात, सिंपल। अब चलो वापस आते, कहाँ वापस आते, तो हमने बोला एंडोस्पर्म पे। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, तो हमने बोला देखो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो अगर पहले बच्चा बन गया और खाना नहीं बना तो चलेगा क्या, नहीं। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बच्चा बनने से पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले प्रीसीडिंग क्या होना जरूरी है, खाना बनना जरूरी है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था वो फटाफट से डिवाइड करेगा ताकि वो क्या बन सके, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये एंडोस्पर्म टिश्यू किससे भरा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च, और ये यूज होगा एज न्यूट्रिशन बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सिंपल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो हमको दिखता है वो ये था, जहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा। देखो, एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। आजा बेटा, नहीं, जा 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 जा, हाँ चला गया ये। अब देखो क्या हुआ था, तो हमारे पास था एक सिंगल सा सेल, और ये सिंगल सा सेल में एक न्यूक्लियस, ये था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ा होगा, न्यूक्लियस डिवाइड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8,
और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। मतलब क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस हुआ था, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। क्लियर। तो ऐसे जो हमारे एंडोस्पर्म बनते हैं जहां फ्री न्यूक्लियाई थे, ऐसे को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। क्लियर। फिर बनेगा इसको सेल वॉल। और ऐसे करते करते ये धीरे धीरे बन जाएगा सेल्यूलर। क्लियर। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, सारे 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 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर बन जाएगा सेल्यूलर, क्योंकि बाद में होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। क्लियर। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिफोर सेल्यूलराइजेशन कितने होंगे, तो हमने बोला ये तो बहुत अलग अलग होते हैं, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 10, तो बहुत वैरी करेगा, ये ग्रेटली वैरी करेगा। अगर आपने नारियल देखा है, कोकोनट, तो नारियल के अंदर नारियल पानी होता है। अब ये जो नारियल पानी था, ठीक है, टेंडर कोकोनट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, ग्रीन वाले नारियल में से जो नारियल पानी निकला था वो क्या था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, सोचो। और उसके आसपास वो जो मलाई होती है, मलाई व्हाइट कलर की, वो व्हाइट कर्नल क्या था, ऐसा वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसलिए धीरे 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 सारा पानी सूख जाता है और सब कुछ मलाई बन जाता है, क्योंकि धीरे 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 फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्यूलर बन जाएगा। सिंपल, ये मोस्ट कॉमन होता है, बहुत सा कॉमन सा एंडोस्पर्म होता है ये। क्लियर। अब कुछ ऐसे जाइगोट या एम्ब्रियो होंगे जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन केस ऑफ पी, ग्राउंडनट या बीन्स, और इन केस ऑफ कैस्टर या फिर कोकोनट एंडोस्पर्म में परसिस्ट। क्लियर। तो अब देखो, अगर आपको याद हो फैबेसिए फैमिली, मतलब चना वटाना फैमिली, इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस। होगा नहीं, क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो गया, तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है। इनके अलावा कोई भी आपको डाइकॉट दिख रहा है, जैसे कि सोलनेसिए फैमिली का मेंबर है, या फिर कोई भी मोनोकॉट आपको दिखता है, एक्सेप्ट ऑर्किड्स। ठीक है। ऑर्किड्स को छोड़ के कोई और मोनोकॉट अगर आपको दिख जाए, या सोलनेसिए फैमिली का मेंबर दिख जाए, ये सब कैसे रहेंगे, एंडोस्पर्मस सीड, सबके सब एंडोस्पर्मस सीड। क्लियर। तो जितने भी आपके पास पीस, बीन्स, ग्राम, नट ऐसे वाले हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। जितने भी आपके पास वो सोलानम है, दतूरा है, या फिर मोनोकॉट्स है लाइक ग्रासेस है, सब के सब एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्किड्स। सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला एम्ब्रियो। ठीक है। एम्ब्रियो, अब एंडोस्पर्म तो बन गया, अब एम्ब्रियो बनना जरूरी है, तो क्या दिखा, एम्ब्रियो डेवलप्स एट विच एंड, माइक्रोपाइलर एंड। याद है, ऊपर चलाजा था जो बेस ऑफ द ओव्यूल था, और नीचे माइक्रोपाइल था, वो ओपनिंग जो अपेक्स ऑफ द ओव्यूल था। तो माइक्रोपाइल के इधर याद है हमने MEA याद किया था, माइक्रोपाइल के इधर वो होता है एग अपैरेटस। तो माइक्रोपाइलर एंड पे ही एम्ब्रियो डेवलप होगा, है ना। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट था, और वहीं पे एम्ब्रियो डेवलप होगा। मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स कब, जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन चुका है उसके बाद, उससे पहले नहीं होंगे। इसकी वजह से कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलने वाला है, इसका हमको गारंटी होता है। सो अश्योर्ड न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलेगा ही मिलेगा। इसकी गारंटी हमको क्यों मिलती है, क्योंकि जाइगोट बाद में डिवाइड होगा, पहले थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा सीड अपने आप से डिफर करेंगे, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के स्टार्टिंग के स्टेप्स मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में काफी हद तक सेम होता है। ठीक है। जैसे कि जाइगोट डिवाइड होगा तो बनेगा 2 सेल वाला प्रो एम्ब्रियो, फिर और ज्यादा डिवाइड होगा तो गोला बन जाएगा भाई, जैसे आपको यहाँ इमेज में दिखा था, गोला बन गया, तो ये बनता है हमारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर हार्ट शेप बन जाएगा, हार्ट शेप, फिर हॉर्सशू, एंड दैट बिकम्स मैच्योर एम्ब्रियो। सिंपल। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको ड्रॉ करना था, तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊंगी, जा बेटा जा 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 जा। हाँ, ये देखो, अब हमारे पास था
एक जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करेगा, अनइक्वल डिवीजन, एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। जो बड़ा सेल था वो होता है सस्पेंसर, ठीक है, वो क्या बनेगा, सस्पेंसर। जो छोटा सेल था वो था एम्ब्रियोनल सेल। अब एम्ब्रियोनल सेल के साथ क्या होगा, तो अब सस्पेंसर सेल और ज्यादा डिवाइड होते जाएंगे और सस्पेंसर बनते जाएंगे, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनल सेल थे उसका क्या, तो हमने बोला एम्ब्रियो को थोड़ा सा अलग कलर देते ताकि समझ में आए। ये देखो, एम्ब्रियोनल सेल एक सेल था, वो एक सेल से दो सेल बनेंगे, फिर दो से चार बनेंगे, फिर चार से और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और वो बन जाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। पहले दो सेल था प्रो एम्ब्रियो, फिर 8 बनेगा ऑक्टेंट स्टेज, फिर बनेगा ग्लोब्यूलर। फिर सेंटर वाले सेल डिवाइड नहीं कर रहे, लेकिन साइड वाले अभी भी डिवाइड कर रहे डिवाइड कर रहे डिवाइड कर रहे। तो ये तो भाई बन जाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। मेरा हार्ट थोड़ा अजीब दिख रहा है, बट हाँ, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर वो हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, हॉर्स शू शेप। सिंपल, ये होता है पूरा पूरा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अगर आप एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो देखते हो तो क्या दिखेगा, जैसे कि ये वाला इमेज डाइकॉट एम्ब्रियो, क्या दिख रहा है आपको, तो ये देखो, कहीं ना कहीं हमारे पास होगा एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। तो हमने बोला ये देखो, अच्छा ये तो मोनोकॉट था, एक मिनट ये मोनोकॉट था, हाँ ये रहा डाइकॉट, सॉरी माय मिस्टेक। कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस जो रहेगा उसकी मदद से आपको क्या पता चला, देखो अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस था, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर प्लूम्यूल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे रेडिकल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे क्या होगा, रेडिकल। रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में होता है हाइपोकोटाइल। रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्लूम्यूल के बीच में होता है एपिकोटाइल। समझे, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, प्लूम्यूल है, बीच में एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, रेडिकल है, हाइपोकोटाइल। क्लियर, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में, ऊपर प्लूम्यूल और यहाँ एपिकोटाइल, नीचे रेडिकल और यहाँ हाइपोकोटाइल। नेक्स्ट, क्योंकि डाइकॉट है, दो कॉटिलिडॉन होंगे, एक और दो, खत्म। नेक्स्ट, रेडिकल को कवरिंग होगा और उस कवरिंग को हम बोलेंगे रूट कैप, इट इज ऑल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा। अब यही देख लो यहाँ पे, तो डाइकॉट में हमको क्या दिखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, दो कॉटिलिडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर अबाउ द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन एपिकोटाइल होगा, और एपिकोटाइल के एंड में होगा प्लूम्यूल, जो होगा स्टेम का टिप, ये फ्यूचर स्टेम बनेगा। नीचे बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन क्या होगा, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल जहां एंड करेगा वहां बनेगा रेडिकल, ये होगा फ्यूचर रूट। रेडिकल हमेशा कैलिप्ट्रा या रूट कैप से कवर होगा। अब मोनोकॉट, मोनोकॉट में ये देखो, ये था आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर शूट अपेक्स मतलब प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल, प्लूम्यूल के कवरिंग को बोलोगे कोलियोप्टाइल, रेडिकल के कवरिंग को बोलोगे कोलियोराइजा। तो ये देखो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट, इनमें केवल एक ही कॉटिलिडॉन होगा जो है यहाँ पे, और पतला सा एकदम पेपरी कॉटिलिडॉन होता है, एंड इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। नेक्स्ट, स्क्यूटेलम हमेशा लैटरल साइड पे होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के किसी एक तरफ। ये देखो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस था, इसके किसी एक तरफ स्क्यूटेलम है, बस, दोनों तरफ नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर हमने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ रेडिकल था और रूट कैप था, जो कवर होता है कोलियोराइजा से। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर कहीं पे तो कोलियोप्टाइल होगा, जो लीफ प्रिमोर्डिया या शूट अपेक्स को कवर करेगा। अब याद रखो, कोलियोपर्टाइल, पी आ गया, मतलब ये प्लूम्यूल का कवरिंग था, ठीक है। कोलियोराइजा, आर आ गया, ये रूट दो बार आर आ गया, और रूट कैप का कवरिंग था। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपने किसी सीड को पानी में भिगोया है फॉर मतलब 8 to 10 आवर्स, 10 घंटे तक अगर पानी में भिगो दो, अगर वो अपने आप दो में ब्रेक हो जाता है, डाइकॉट है, ब्रेक नहीं होता है, मोनोकॉट है। जैसे कि व्हीट, मेज कभी ब्रेक नहीं होंगे, मोनोकॉट है। पीज, चिकपीज एंड ग्राउंडनट ब्रेक हो जाएंगे दो में, डाइकॉट है। सिंपल, ठीक है। अब चलो जाते हैं सीड पे।
अब सीड क्या था, तो हमने बोला सीड जो था ना वो फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट था। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से आया था, और सीड हमेशा फ्रूट के अंदर बनेगा क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। क्लियर? एक सीड के पास नॉर्मली सीड का कोट होता है, मतलब कवरिंग, जो इंटरग्यूमेंट से बना था, टेस्टा एंड टेगमेन। कॉटिलिडॉन्स होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। यस, नेक्स्ट, कॉटिलिडॉन ऑफ एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली मोटे होते हैं, स्वोलन होते हैं क्योंकि उनमें खाना स्टोर था। इनको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ये हमने पहले भी पढ़ा। नॉन एंडोस्पर्मस सीड, खत्म। नेक्स्ट, अगर कोई एल्ब्यूमिनस सीड है, ठीक है, ये देखो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इनमें क्या रहेगा, इनमें कोई भी एंडोस्पर्म का रेसिड्यू नहीं है, इनका खाना कॉटिलिडॉन में स्टोर होता है। क्लियर? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीज एंड ग्राउंडनट, मतलब फैबेसिए फैमिली। एल्ब्यूमिनस सीड वो होगा जिसमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी पे है, कंप्लीटली यूज नहीं हुआ था, इसका एम्ब्रियो भुक्कड़ नहीं था, थोड़ा बहुत खाना बचा के रखा था, जैसे कि मेजॉरिटी मोनोकॉट, व्हीट, मेज, बार्ली, और कुछ डाइकॉट जैसे कि कैस्टर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, जिनमें न्यूसेलस रह जाता है। अब याद रखना, नॉर्मली एंडोस्पर्म रहता है, लेकिन पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट, इनके सीड में न्यूसेलस रह जाता है, तो इनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस को क्या वर्ड यूज किया, पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म का डिफरेंस, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है, न्यूसेलस का रेमेनेंट होता है पेरिस्पर्म। ठीक है, तो ये मेजर एमसीक्यू आता है, ये बहुत बार नीट में आने के चांसेस थे भी और है भी। अभी नेक्स्ट, अगर आप इंटरग्यूमेंट्स देखो तो ये ओव्यूल के बाहर वाले पार्ट थे जो टफ थे, प्रोटेक्टिव थे, और ये बन जाते हैं सीड कोट। माइक्रोपाइल सीड में एक छोटी सी ओपनिंग बन के रह जाएगा, तो अगर आपके पास सीड है तो सीड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ओपनिंग होगा, और वो ओपनिंग होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की वजह से ऑक्सीजन, वाटर अंदर आ सकता है ताकि सीड जर्मिनेट हो पाए, और जब सीड मैच्योर हो गया तो उसमें से रेडिकल ऑफ प्लूम्यूल बाहर चला जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, सीड में नॉर्मली रिलेटिवली ड्राइनेस होता है, मतलब पानी का क्वांटिटी कम होता है, सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर होता है वजन के हिसाब से, ज्यादा पानी नहीं रखता है सीड। जैसे 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 पानी बनते जाएगा, मतलब एंटर करते जाएगा, सीड वैसे वैसे जर्मिनेट होने लगेगा। तो जब तक कंडीशन अनफेवरेबल है, सीड को क्या चाहिए था, डॉर्मेंसी, तब तक वो मॉइस्चर का अमाउंट 10-15% से ज्यादा नहीं रखेगा। सिंपल। जैसे ही आपने उसको पानी दे दिया, मॉइस्चर दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, अच्छा वाला टेम्परेचर दे दिया, बाहर से पानी लेगा, जर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, अगर ओव्यूल मैच्योर हुआ तो सीड बनता है, अगर ओवरी मैच्योर हुआ तो फ्रूट बनता है। ओव्यूल से सीड बना, ओवरी से फ्रूट बना, तो ओवरी का जो वॉल था वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा फ्रूट वॉल। वॉल सराउंडिंग पे होता है, तो सराउंडिंग के लिए वर्ड आता है पेरी, फ्रूट के लिए वर्ड आता है कार्प, और आप उसको बोलोगे पेरिकार्प। पेरिकार्प इज नथिंग एल्स बट वॉल ऑफ फ्रूट। सिंपल। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, है ना, जिनमें बहुत ज्यादा पल्प होता है, जैसे कि हमारा पेरू, गुआवा, या फिर संतरे या मैंगो एक्सेट्रा। तो पेरिकार्प किसी किसी के फ्लैशी होते हैं, कुछ होते हैं जो सूखे सूखे से होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, वो कड़क कड़क वाला जो रीजन होता है वो पेरिकार्प होता है। जैसे कि राई, मस्टर्ड, इनके भी बाहर का कवरिंग एकदम सूखा होता है, तो कुछ में फ्लैशी होता है, किसी में ड्राई होता है। मेजॉरिटी फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि वो सीड को दूर दूर तक डिस्पर्स कर पाए। जैसे कि आपने कभी डैंडेलियन देखा होगा, वो उड़ते होता है ना, सैमसंग के वॉलपेपर पे जो दिखता है व्हाइट कलर के बालों जैसा, उसके नीचे छोटा सा सीड होता है, वो हवा में उड़ता है। क्यों? ताकि वो फ्रूट या वो सीड दूर जा सके और वहां अपना कॉलोनी शुरू कर सके, लैंड एक्वायर करने के लिए। नारियल ऐसे उड़ते हुए देखा है कभी? नहीं। लेकिन नारियल कैसे जाता है? पानी में बह के। सोचो नारियल उड़ेगा, टूम, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसलिए नारियल कैसे जाता है? पानी में बह के। फिर जहां वो पानी उसको लेके जाएगा वहां वो नया कोकोनट ट्री होगा। इसलिए नेचुरली बिना आपके मदद के कोकोनट ट्री पानी के आसपास बहुत ग्रो हो जाते हैं। रीजन, यही तो रीजन था, उसको सैंड चाहिए ग्रो ने, और पानी से कोकोनट डिस्पर्स हो जाता है। बहता पानी में गया, आज ब्लू है पानी, पानी, ऐसे बोल के कोकोनट चला जाता है। सिंपल। तो डिस्पर्सल मैकेनिज्म तो होना जरूरी था ताकि वो एक ही जगह पे सीमित ना रहे, वो अलग अलग जगह पे ग्रो हो पाए।
सिंपल। अब मेजॉरिटी जो हमारे प्लांट्स है उसमें फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स गिर जाएगा, करोला गिर जाएगा, स्टेमिन गिर जाएगा, स्टिग्मा और स्टाइल गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें थैलामस भी फ्रूट बन जाता है, मतलब थैलामस ने गिरना चाहिए था बट वो फ्रूट का हिस्सा बन जाता है, जैसे कि एप्पल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या कैश्यू एप्पल, इन सब में थैलामस फ्रूट का हिस्सा बनता है। तो ऐसे फ्रूट को तो हम यू कार्प या ट्रू फ्रूट नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट या यू कार्प वो होंगे जिसमें केवल और केवल ओवरी से पूरा पूरा फ्रूट बनता है। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, मेजॉरिटी फ्रूट्स तो फर्टिलाइजेशन से बनते। ये देखो, ये था हमारे पास डाइकॉट सीड 2 कॉटिलिडॉन के साथ, और ये एक ओपनिंग था जिसको हमने बोल दिया था माइक्रोपाइल। ये देखो, ये बाहर था सीड कोट, अंदर है एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्मस सीड है, फिर इसके अंदर ये कॉटिलिडॉन और ये हाइपोकोटाइल। सिंपल। ऊपर ऊपर शूट अपाइकल मेरिस्टेम भी दिख रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये देखो, ये वाला जो हमारे पास था, ये ए में अभी भी वही है, इसी का दूसरा पार्ट है। कॉटिलिडॉन था, शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, हाइपोकोटाइल है और रूट टिप है ना, और ये रहा एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्मस सीड। ये देखो, ये है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में क्या दिखा, तो हमने बोला मोनोकॉट सीड में सबसे पहले फ्रूट वॉल दिख गया। क्यों? क्योंकि मेज में फ्रूट और सीड दोनों सेम होता है ना, तो पेरिकार्प भी दिख जाएगा। इतना सारा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्मस सीड। पतला सा कॉटिलिडॉन मिलेगा, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल का कवरिंग, कोलियोराइजा रेडिकल का कवरिंग, और ये था प्लूम्यूला रेडिकल। यहाँ होंगे एम्ब्रियोनल एक्सेस। खत्म। अब देखो, एप्पल में ये होता है हमारा एक्चुअल पेरिकार्प, मतलब एक्चुअल फ्रूट, बट ये बाहर वाला जो पार्ट था वो थैलामस से आया था, इसलिए हमने एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोला था। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में ये होता है ट्रू फ्रूट, बट ये जो पिंक कलर का इतना सारा जो फ्लैश था ये कहाँ से आया, थैलामस, तो इसको बोलोगे फॉल्स फ्रूट। अकीन इज द ट्रू फ्रूट, थैलामस इज द फॉल्स फ्रूट। खत्म। अब नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होंगे जो डेवलप होंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोलते हो पार्थेनो, फ्रूट को बोलते हो कार्प, एंड फ्रूट को बोलोगे पार्थेनोकार्पिक। सबसे बढ़िया अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो वो होता है बनाना। इनके ऊपर क्योंकि आपने ग्रोथ हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन या फिर गिबरलिन स्प्रे किया होता है, इसीलिए, या जिबरलिक एसिड जो भी बोलो, इसीलिए ये बन जाते हैं सीडलेस पार्थेनोकार्पिक। ठीक है। बनाना की एक खासियत बता दूं मैं, बनाना इज नॉट डिप्लॉयड, इट इज अ ट्रिप्लॉयड प्लांट। इनमें गैमेट्स बनते ही नहीं है, और ये बेचारा इसी वजह से क्या हो चुका है, पार्थेनोकार्पिक, सीडलेस। नेक्स्ट, बहुत सारे सीड्स है जो बहुत एडवांटेजेस देते हैं एंजियोस्पर्म को, जैसे कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इंडिपेंडेंट हो जाता है पानी से, मतलब पानी चाहिए नहीं हमको, विदाउट वाटर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के थ्रू, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी के भी थ्रू। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंडेबल हो जाएगा। सारे सीड में ऐसे अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होते हैं कि वो डिस्पर्स हो सकते हैं नए हैबिटेट पे, जैसे कि वो फ्लाई करके जाएगा एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू चला जाएगा, जैसे कोकोनट जाता है, ताकि वो नए एरिया में जा सके और वहां जाके कॉलोनाइज कर पाए। ठीक है। अब उनके पास सफिशिएंट फूड होगा, जैसे कि मे बी कॉटिलिडॉन के फॉर्म में या एंडोस्पर्म के फॉर्म में, तो वो सीडलिंग बेचारे जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे तब तक ग्रो होंगे उसी फूड को यूज करके। हार्ड सीड कोट उनको प्रोटेक्शन देता है आउटर एनवायरनमेंट से, किसको, यंग एम्ब्रियो को। ठीक है। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए थे, नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि सीड बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जितना भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है उन सब में हम क्या सो करने वाले थे, सीड। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और डॉर्मेंसी की वजह से सीड लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो। जैसे आपके घर पे गेहूं, चावल एक्सेट्रा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ लोगों के घर 1-1 साल तक रहता है। स्टोरेज ऑफ सीड क्यों पॉसिबल था, पानी कम था, डॉर्मेंसी था, होगा स्टोर, सिंपल। एंड इसलिए हम उसको पूरा साल यूज कर सकते हैं एज फूड। भले ग्रो 4 ही महीने होता है बट पूरा साल आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उसको एज इट इज स्टोर कर सकते हो। यही नहीं, वो अभी भी जिंदा है अंदर, उसको अगले साल फिर मिट्टी में डालो, पानी डालो, उग जाएगा। मतलब वो 1 साल डॉर्मेंट होने के बाद भी ग्रो हो सकता है।
क्लियर? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना सीड के एग्रीकल्चर होगा? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना? अब क्वेश्चन ये था कि सीड कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, कब उसकी वायबिलिटी चली जाएगी? तो हमने बोला देखो, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कुछ महीनों में सीड मर जाते, वायबल होते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जिनके सीड सालों साल तक जिंदा रहते हैं डॉर्मेंट कंडीशन में। क्लियर? हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक जिंदा रह पाते। एग्जाम्पल, हमने बोला ओल्डेस्ट जो हमारे पास लिविंग सीड मिला था वो ल्यूपिन का था, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये आर्टिक टुंड्रा रीजन से मिला था। 10,000 इयर्स ऑफ डॉर्मेंसी के बाद भी ये ग्रो हुआ था। सोचो, फिनिस डेक्टाइलीफेरा जिसको हम बोलते हैं खजूर या डेट पाम, इसका सीड 2000 ईयर ओल्ड मिला था हमको। कहां से? किंग हेरोड्स पैलेस, डेड सी के बाजू में से। 2000 साल बाद उसको ग्रो किया, वो ग्रो हुआ। सोचो वायबिलिटी कितनी पुरानी हो सकती है। बहुत कम है जिनमें फ्यू मंथ्स में सीड मर जाते हैं, मेजॉरिटी में जिंदा 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 जिंदा, जब कंडीशन दे दो फेवरेबल वो ग्रो हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हमने फ्लावरिंग प्लांट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन खत्म किया, अच्छा खासा इंट्रोडक्शन खत्म किया। अब सवाल ये था, एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स होते हैं? तो हमने बोला एक एम्ब्रियो सैक में एक होगा। ठीक है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? एक ओव्यूल में एक ही होगा। ठीक है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? वन और मोर, कितने भी हो सकते हैं, ओव्यूल तो ज्यादा हो सकते हैं। एक फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है, बहुत सारे सीड भी हो सकते हैं। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? एक या एक से ज्यादा, है ना? तो हमने बोला वन और मोर। खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, अब जाते हैं टू सम फ्रूट्स सच एज ऑर्किड। देखो, ऑर्किड जैसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स आर प्रेजेंट। अगर आप ओरोबैंक या स्ट्रिगा भी देखें तो इनमें भी वही दिखेगा आपको, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है। यहां तक कि अगर आप अंजीर, फाइकस देख लो, कितने सारे सीड प्रेजेंट है। चिंटू चिंटू सीड, बिलियंस ऑफ सीड्स होते हैं, एकदम चिंटू चिंटू। बट जब ग्रो होगा तो बैनियन ट्री देखो कितना बड़ा बनता है, तो इतना लार्ज बायोमास बनता है। कैसे? ग्रोथ करके, है ना? तो यही चीज आप पढ़ोगे इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ठीक है। अभी आते हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से पे, आखिरी पन्ने पे हम, और वो था अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है। अब अपोमिक्सिस क्या होता है? तो हमने बोला अपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन या मिक्स होना। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना, पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बना, अपोमिक्सिस या पार्थेनोजेनेसिस। 2019 नीट क्वेश्चन। क्लियर? ये देखो, फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज एस्टरेसिया, सनफ्लावर फैमिली और ग्रासेस, इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना लेता है। अपोमिक्सिस ऑल्सो नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी। सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस। ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब अपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, क्योंकि गैमेट फ्यूजन तो नहीं हुआ, लेकिन सीड बन गया, मतलब ये किसकी मिमिक्री कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सिंपल। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल वेज टू डेवलप अपोमिक्टिक सीड। ठीक है। अब देयर आर सम स्पीशीज जिसमें एग जो होता है वो पहले से ही डिप्लॉयड है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करने के बदले माइटोसिस कर गई। अब जब वो माइटोसिस कर गई तो एग डिप्लॉयड बन गया, पूरा एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है। अब एग अगर डिप्लॉयड है तो वो तो जाइगोट की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि वो जाइगोट की तरह बिहेव करेगा वो एम्ब्रियो बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोमिक्सिस, क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करना भूल गई थी, इसलिए हमारा एग सेल कैसा था? डिप्लॉयड। खत्म। नेक्स्ट, इन प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड मैंगो, मतलब नींबू, संतरा, ऐसे प्लांट्स या फिर मैंगो, क्या दिखता है? बहुत सारे न्यूसेलर सेल्स है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं। मतलब ये था एम्ब्रियो सैक, ये 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और ये 2 न्यूक्लियस बाहर।
और यहाँ बाहर के सरफेस पे था न्यूसेलर सेल्स। अब ये न्यूसेलर सेल आ गए अंदर, अब अंदर आ गए, और न्यूसेलर सेल कैसे होते हैं, न्यूसेलस तो डिप्लॉयड होता है, तो जब एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड सेल आ गए वो बन जाएंगे एम्ब्रियो। तो क्या होगा, तो हमने बोला एक ही ओव्यूल के अंदर, ईच ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स अंदर आए थे और इसकी वजह से बन गया पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, एपोमिक्टिक सीड में क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ था, क्या हम इनको क्लोन बोल सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। क्लियर। तो जब आप एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हो, ठीक है, जब आप एक हाइब्रिड वैरायटी बनाते हो और आप उसको कल्टीवेट करना चाहते थे, बट आप चाहते थे कि हाइब्रिड्स जो है ना वो प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ाते रहे लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे हाइब्रिड्स बनाते हैं जो कैसे रहेंगे, अपोमिक्टिक। क्लियर। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स हमेशा एक महंगा होता है, तो हमने क्या किया, हमने हाइब्रिड सीड फार्मर के लिए भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो हमने सोचा हाइब्रिड सीड अपने कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने फार्मर्स को हाइब्रिड सीड दे दिए। कैसे? अपोमिक्टिक बना के। तो अपोमिक्टिक सीड्स अगर हाइब्रिड होंगे तो क्लोन से बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, हर बार नए खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए हम सोच रहे हैं, हमारा फ्यूचर है कि हम अपोमिक्टिक सीड्स कैसे बनाएंगे हाइब्रिड वैरायटीज में। तो हाइब्रिड वैरायटीज में मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, माइटोसिस, एम्ब्रियो बनेगा डिप्लॉयड, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड था, एग डिप्लॉयड था। सिंपल, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनते जाएगा, तो फार्मर को बार बार उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। सिंपल। ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म खत्म खत्म। ठीक है, इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक stay tuned with Vedantu Neat Made Easy. Do not forget to like the video, share the video, and yes, subscribe the video. Till then, bye and take care. Love you all. So much of love from my side. Bye bye.